क्या आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि बाकी टॉपर्स की तरह आपका जो स्कोर है वो भी 360 आउट ऑफ 360 हो? लेकिन उससे पहले एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए यार, कि व्हाट इज़ रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी? और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, और ये भी बताइए कि एनसीईआरटी में ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। मैं गारंटी देती हूँ यार, इसका आंसर जो है मैक्सिमम लोग नहीं दे पाएंगे। मैं खुद का बता दूँ कि हम तीन फ्रेंड्स थे, ठीक है, हम तीनों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने उनसे एक दिन ये क्वेश्चन पूछा था। हम तीनों का काफ़ी अच्छा स्कोर होता था और बायोलॉजी में तो तीनों का ही बढ़िया था। तो उनसे मैंने एक दिन ये क्वेश्चन पूछा, तो वो बोल रहे थे कि भाई ये वर्ड बायोलॉजी की एनसीईआरटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये एनसीईआरटी में है और आज तक अभी तो क्वेश्चन नहीं आया और इसका कभी भी किसी भी साल में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये वर्ड कहाँ है और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, ताकि आपका जो स्कोर हो यार वो भी 360 आउट ऑफ 360 हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे करें। अब मैं हवा में तो बातें कर नहीं रही हूँ, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 में, तब जो मेरा बायोलॉजी का स्कोर था वो 356 था। तो मुझे आइडिया है कि कैसे हम बेसिक से स्टार्ट करके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। अगर आपने ब्लाइंडली इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया ना यार, सही बता रही हूँ, वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि कैसे बायोलॉजी में जो है टॉपर्स फुल स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि हाँ ये 5 की 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे। मैं पर्सनली बता दूँ कि मेरी जो है टिप नंबर 5 फेवरेट है। अब ऊपर की 4 जो टिप्स मैं बता रही हूँ उससे आप 340 तक स्कोर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने टिप नंबर 5 फॉलो कर ली तो आपका जो स्कोर है वो 360 तक पहुंच जाएगा आराम से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड बेसिक थिंग जो है वो हमें करनी क्या है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो है लेक्चर में 100% फोकस रखना है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि 100% फोकस करना है, क्योंकि देखो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, लेकिन उसे समझना तो पड़ेगा ना। कितनी बार रटोगे यार उसको, इतना क्या ऐसा थोड़ी है कि आप 20-30 बार उसको रिवाइज कर लोगे। जितना अच्छे समझी हुई होगी उतने कम रिविजन्स आपको लगेंगे और टाइम बचेगा, तो आप उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे सकते हो। क्योंकि अब जो नीट का खेल है वो क्या है, उसमें सिर्फ रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन्हीं दोनों चीज़ों का खेल है वो। तो बेसिकली वो करना क्या है, 100% फोकस रखना है टीचर्स के लेक्चर्स में। देन उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है उसमें, सिर्फ 10 से 15 मिनट का रिवीजन उसको देना है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी में जो लाइन्स हैं प्लीज़ उसे उसी दिन क्लियर करें। अगर कोई लाइन समझ नहीं आती तो टीचर से जाके पूछे या फिर अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो चैप्टर जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उसी दिन डे 1 से जो है उस चैप्टर को पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जैसे कोई चैप्टर अगर इस कोचिंग में या फिर आपके लेक्चर्स में 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 7 दिन चलता है, तो आप 7 बार उस चैप्टर को रिवाइज कर चुके होंगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो डे 1 से पढ़ी है ना, जिस दिन से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। टिप नंबर 2, उसमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया है उसके विदिन 4 डेज़ में आप उसका फर्स्ट रिवीजन देंगे, सेकंड रिवीजन जो है 7 डेज़ में देंगे, थर्ड रिवीजन 15 डेज़ में और नेक्स्ट रिवीजन पूरे 1 महीने बाद, ठीक है। उसके बीच में अगर टाइम मिलता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन 1-1-4-7 का जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर आपने फर्स्ट 2 टिप्स फॉलो कर ली ना, तो उससे क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझ आ गई, उसका रिवीजन भी हो गया, आपने काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ लिया है। लेकिन अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। और सेकंड टिप अगर आपने नहीं करी है ना तो उसके बिना पॉसिबल नहीं थी। तो अब आपने फर्स्ट सेकंड लेवल पार कर लिया है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये है कि आपको जो है हर एक चैप्टर की 200 to 400 क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी मार्केट से आपको एनसीईआरटी लेवल की बुक ले लेनी है, या फिर आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के मॉड्यूल भी इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि उसमें भी एनसीईआरटी लेवल के ही होते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उनको छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और पीवाईक्यू तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। पीवाईक्यू में एक एक्स्ट्रा थिंग आपको क्या करनी है कि जब आपने पीवाईक्यू सोल्व कर लिए तो एनसीईआरटी की लाइन्स में लिख लो यार भाई, जिस लाइन से जिस ईयर में क्वेश्चन आया ना वहाँ पे लिख लो भाई ये 2018 में आया था, 19 में ये आया था। इससे आपको पता है फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं और कौन सा क्वेश्चन फ्रेम होना बाकी है। वो लाइन आपको माइंड में रहेगी कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भाई रिपीट तो होंगे वो ठीक है, लेकिन नए क्वेश्चन कौन सी लाइन बच गई है वो भी आपको माइंड में रहेगी उससे। टिप नंबर 4 कि पूरी एनसीईआरटी को कवर कैसे करना है। देखो सबसे पहले चैप्टर सब लोग पढ़ लेते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, चैप्टर तो सब पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अभी करना क्या है कि चैप्टर पढ़ने के बाद सबको हो जाता है कि यार हो गया, इतना बड़ा चैप्टर था, अब तो मुझसे नहीं होगा। उसके बाद समरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि जो आपका 11th एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें समरी में एक वर्ड दिया हुआ है कि इंसुलिन डिफिशियंसी को इंसुलिन रेजिस्टेंसी बोलते हैं और उससे कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है।
अगर आपने सिर्फ चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि इंसुलिन डिफिशियंसी से डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, ठीक है। पर आपको ये पता ही नहीं होगा कि इंसुलिन डिफिशियंसी को इंसुलिन रेजिस्टेंसी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से कौन सी डिजीज़ होती है तो आप क्या करके आओगे यार, आपको पता ही नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बच्चे हो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें तो हर एक कंडीशन के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। वहाँ पर जाके हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होगा हमारे पास। हम फटाफट इतना प्रिपेयर होकर जाएंगे कि क्वेश्चन आया हमें कोई डाउट नहीं है, हम फटाफट करते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं समरी में, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। बहुत सारे चैप्टर्स की समरी में कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो चैप्टर में नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जो है समरी की रीडिंग करोगे ना तो उसको बहुत ध्यान से करना और देखना है कि ये चीज़ जो है चैप्टर में नहीं थी तो उसे अंडरलाइन कर लो। तो दोबारा जब समरी पढ़ो तो बाकी सब आप फास्ट फास्ट पढ़ सकते हो, लेकिन जो कुछ नई चीज़ें मिली थी वो अंडरलाइन जो आपने कर रखी थी फर्स्ट टाइम में उसको थोड़ा स्लो पढ़ लो और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, बस हो। जो मैंने बोला था रिडक्शन लिस्ट बायोलॉजी, वो जब थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है 11th एनसीईआरटी की, उससे पहले जो साइंटिस्ट का इन्फॉर्मेशन, उससे पहले एक पेज है जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ पे वो चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है यार। और एट लास्ट करना क्या है कि ये सब चीज़ें कवर हो गई आपकी समरी वगैरह, तो उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना वो भी करके जाना है। जैसे जेनेटिक्स वगैरह क्वेश्चन थोड़े से एक दो क्वेश्चन है जो ट्रिकी हैं, भाई पहले से हम करके जाएंगे। हम पहला ट्राई जाके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं देंगे कि भाई डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया और हम वहीं पर ट्राई कर रहे हैं, पता चला कि थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हमें थोड़ा समझ आया और हमने उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया। नहीं भाई, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हमें एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। होता क्या है कि एनसीईआरटी में बहुत सारी टेबल्स दी हुई है और एग्जाम्पल्स दिए हुए उन टेबल्स में, तो यार हम क्या आज याद करेंगे फिर हर थर्ड डे पे भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है भाई। कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी है जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे और ज़्यादा फर्स्ट ना लगाने पड़े। भाई थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करेंगे ना हम। जैसे मैं क्या करती थी कि इवोल्यूशन जो चैप्टर है भाई, उसमें क्या है कि एक टेबल दी हुई है प्लेसेंटर मैमल्स और ऑस्ट्रेल मार्सुपियल्स की। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि इन मतलब चार ऑप्शन देंगे, फिर हम बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा प्लेसेंटर मैमल नहीं है या फिर इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेल मार्सुपियल है। तो उसमें से आपको डिफरेंशिएट तो नाम तो आपको याद होनी चाहिए ना यार कि भाई कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो मैंने उसका एक ट्रिक बना लिया था। जैसे प्लेसेंटर मैमल्स का ट्रिक बनाया था कि मैम लेकर फोरेंसिक साइंस बोली वाओ। मैम MAM मतलब कि मोल हो गया, M से मोल हो गया, A से एंटीरियर हो गया, फिर M से माउस हो गया, फिर लेकर से लेमुर हो गया, फिर फोरेंसिक साइंस से फ्लाइंग स्क्वेरल हो गया, और बोली से बॉबकैट हो गया, और वाव से वॉल्फ हो गया। ऐसे इस टाइप से मुझे याद रहता था कि यार कौन सा प्लेसेंटर मैमल्स है, और इसके अलावा जो नेम आएंगे ना वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होंगे। तो फिर मुझे कोई भी मतलब मुझे इस क्वेश्चन गलत होना ही बंद हो गया था। ऐसे आप हर एक जो भी जितनी भी टेबल्स हो उनकी सबकी ट्रिक्स अप्लाई करके उसे याद कर सकते हैं। एक दो बार ट्रिक याद करेंगे फिर वो परमानेंट मेमोरी में बैठ जाती है, बार बार उसको जब भी टाइम मिले रिवाइज करते रहो। देन आता है कि कुछ पैराग्राफ्स एनसीईआरटी में जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखे हुए हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें खुद हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो मेमोरी ग्लैंड का पोर्शन दिया हुआ है ना, उसे क्या करना है एक टेबल फॉर्म में या फिर एक ट्रिक बना के याद कर लिया है। जैसे मैंने बनाई थी उसकी लेट डेड, LATDAD। तो लेट डेड का मतलब क्या था, L से मतलब था मेमोरी लोब, A से मतलब था एल्व्यूलाई, देन T से मतलब था ट्यूबूल्स, D से मतलब था मेमोरी डक्ट, A से मतलब था एम्बुला, और फिर दोबारा डी आता है उससे लेप्टिफेस डक्ट। उससे आपको याद रहता था कि किसके बाद कौन सी चीज़ आनी है, ऐसा पूरा पैटर्न माइंड में फिट रहता था। अब आती है टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट। अगर मैंने ऊपर वाली जो 4 टिप्स बताई है उनको आप फॉलो कर लेते तो आपको 340 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे भाई, कहीं नहीं, उतने तो आपके आएंगे आएंगे। लेकिन जो लास्ट टिप है वो है हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करना। भाई एनसीईआरटी में जो साइड का स्पेस होता है ना वो ऐसे फ्री में नहीं दिया गया, उससे क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने ऊपर वाला सब कर रखा है तो आपकी ऑलमोस्ट बायोलॉजी डन है। अगर आप हर एक लाइन से क्वेश्चन बना लेते हैं तो भाई ये तो वो नहीं बोलते सोने पे सुहागा, तो हो ही नहीं सकता आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बना लिया इसका मतलब आपको हर एक लाइन समझ आ गई है, उसमें क्या कहना चाह रहा है वो आ गया। अब कहाँ से आएगा यार क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग होगा, तो ठीक है वो करना है। खुद से पूछो कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है और यहाँ से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जब आप खुद से पूछ के ये सब पूरा चैप्टर करोगे ना, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बायोलॉजी, आप कभी नहीं भूलोगे उसे। ये थी ऐसी 5 टिप्स जिससे आप 360 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।